हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए डेली कोई आपके लिए यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय एनबीएस वगैरह जैसे एग्ज़ाम के प्री की तैयारी भी करवाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं ये 30 क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कौन सा यहाँ पर मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड आपको लग रहा है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रोस्पेक्शन या एक्सपेरिमेंटेशन या इंटेरोस्पेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव मेथड जो है इंट्रोस्पेक्शन है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो अब ये आंसर क्यों है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का यहाँ मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब है अपने अंदर झांकना, ठीक है। ये सबसे सब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने खुद के दिमाग, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करता है, जैसे कोई दूसरा वेरीफाई नहीं कर सकता। जैसे आप खुद से ही इंट्रोस्पेक्शन का मतलब देखिए, सिंपल यहाँ पर ये है कि आप जो है खुद से जो जानते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, तो वही जो चीज़ आप अपने आप से देखते हैं, तो वही इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, अंतर्दर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। और बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं, जो ऑप्शंस थे। तो ऑब्जर्वेशन का आप समझते हैं मतलब कि इसमें किसी दूसरे के बिहेवियर को ध्यान से देखकर डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, और एक ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ये एक ऐसा है ऑब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब है कि बाहरी दुनिया या दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। इंट्रोस्पेक्शन का बिल्कुल उल्टा है ये, आप समझ गए होंगे। जैसे इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम खुद से जो समझते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, वैसे एक्सट्रोस्पेक्शन जो है वो इसका मतलब क्या है, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। और इसमें पर्सनल बायस नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल बायस नहीं होता है इंसान। और एक्सपेरिमेंटेशन का यहाँ पर ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है, जहाँ कंट्रोल्ड कंडीशन में वेरिएबल को चेंज करके कॉज एंड इफेक्ट चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। एल्बर्ट बेंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एल्बर्ट बेंडूरा जो है वो इन चारों में से किस थ्योरी से जो है रिलेट करते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से हैं, या बिहेवियरल थ्योरी से हैं, या फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से हैं, या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी से हैं। तो किससे किससे हैं एल्बर्ट बेंडूरा जो है आप। तो एल्बर्ट बेंडूरा जो है साइको आपके जो है ना सोशल लर्निंग थ्योरी से एसोसिएट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर तो अब बता दिया मैंने आप लोगों को, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें एल्बर्ट बेंडूरा ने थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि बच्चे समाज में एक दूसरे को देखकर और उनके बिहेवियर को कॉपी करके या इमिटेट करके सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इनका फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट देखा ही होगा, आइए उसमें भी थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो बेंड्यूरा ने एक सोशल लर्निंग थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने 4 ज़रूरी स्टेप्स बताए थे, जो कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 4 स्टेप इस तरीके से हैं कि अटेंशन। तो पहला, आपको किसी भी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, अटेंशन देनी पड़ेगी। बच्चे ने एडल्ट के वायलेंट बिहेवियर। तो इसमें उन्होंने जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में यह था कि उन्होंने एक कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का एक्सपेरिमेंट ये किया गया था। तो उन्होंने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया और उनको जो है 3 कमरे में बंद कर दिया। और उसमें जो है 3 तरीके के आप लोग जो थे रखे गए थे अलग अलग कमरे में, ठीक है। 3 कमरों में उन्होंने जो उनको रखा था, 3 बच्चों को डिवाइड कर दिया था 3 सेक्शंस में, और 3 कमरों में उनको अलग अलग रख दिया। तो एक कमरे में जो था, एक एग्रेसिव पर्सन था, और एक में जो था कंट्रोल्ड पर्सन था, और एक में जो था आपका जो मतलब था, एक जो था एक नॉर्मल बिहेवियर करने वाला था, मतलब ना ज़्यादा एग्रेसिव और ना ज़्यादा एकदम शांत।
तो अब बच्चों ने जो है तीनों में ऑब्जर्व जो किया तो उन्होंने देखा कि पहले वाले जो रूम में जो इंसान जो था उसने जो है वो जो बोबो डॉल थी उसमें जो हवा भरी हुई एक डॉल थी उसमें एक वहां पर उन्होंने हथौड़ा वगैरह रख दिया था। तो बच्चों ने देखा कि एक अडल्ट पर्सन जो है वो उसको जो है गुस्से में आकर एग्रेशन में खूब उसको मार रहा है। ठीक है, तो उन्होंने और दूसरे रूम में जो थे उन्होंने देखा है कि बच्चे जो वो जो अडल्ट पर्सन है वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना बैठा है और कुछ ना कुछ अपना काम करे जा रहा है और बस उस देख रहा है बस उसकी तरफ, बोबो डॉल की तरफ। और तीसरा वाले रूम में ऐसा था कि वो लोग एक बंद जो पर्सन जो था वो शांत बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट अब उनको उस रूम में से निकाल कर दूसरे रूम में डाल दिया। अब उन्होंने क्या करा, उस बच्चों को जो है एक ऐसे रूम में दिया कि जहाँ पर बहुत सारे टॉयज थे, पहले उन्हें उससे खेलने दिया और फिर जब उन बच्चों को उस वाले रूम से टॉय वाले रूम से निकाल कर उन्होंने ऐसे रूम में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर कुछ भी नहीं था खेलने के लिए, कोई ज़्यादा टॉय नहीं थे, बस क्या था बोबो डॉल रखी थी और हथौड़े वगैरह पड़े हुए थे जैसे मारने के लिए डंडे वगैरह रख दिए थे। तो अब बच्चों ने देखा है कि जो है एडल्ट पर्सन ने जैसा बिहेवियर किया था तो बच्चों ने सब ने अभी जो गुस्से में थे क्योंकि उनको उनको टॉय रूम से निकाल कर उस वाले रूम में दे दिया डाल दिया गया था, तो उन्होंने खूब उसको जो है एग्रेशन में आकर मारा किसको, बोबो डॉल को। तो उन्होंने देखा है कि ये जो है सोशल लर्निंग थ्योरी है, जैसे बच्चा जो है सोशली या मॉडलिंग के थ्रू या इमिटेशन के थ्रू सीखता है चीज़ों को। तो दो स्टेप तो योगा अटेंशन हो गई, रिटेंशन हो गई, जैसे बच्चे ने उस एक्शन और वर्ड्स को अपने दिमाग में मेमोरी करके सेव मेमोरी की तरह सेव कर लिया था। और फिर इन्होंने जो फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, उसे करके दिखाया। बच्चों ने क्या करके दिखाया, जब बच्चों को मौका मिला उसने अपने फिजिकल कैपेबिलिटी को यूज़ करके वही एक्शन खुद करके दिखाया। फिर मोटिवेशन उनको मिला उसे, है ना, मतलब उनको एक वजह मिल गई कि जैसे जब बच्चे फ्रस्ट्रेट हुए तो उन्होंने अपना गुस्सा किस पे निकाल दिया, बस बोबो डॉल पर निकाल दिया। और फिर एक वर्ड आता है हमें विशेरियस लर्निंग, जैसे दूसरों को देखकर सीखने को क्या बोलते हैं हम, विशेरियस लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ऑप्शन ये और भी देख लेते हैं, जो ऑप्शंस थे उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इन चीज़ों को लेकर। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो जीन पीजे पियाजे के द्वारा दी गई थी। और जिसमें उन्होंने बच्चों के दिमाग के विकास की 4 स्टेजेस बताई थी। तो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर मैंने एक पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी वीडियो डाल रखी है, जिसमें पार्ट 2 में आपको ये जो है जीन पियाजे की थ्योरी भी मिल जाएगी। और जाकर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इस वीडियो को जाकर देख लें, और उसमें मैंने पूरा अच्छे से उसको समझा रखा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो था बिहेवियरल थ्योरी, तो इसमें स्किनर, वॉटसन एंड पैब्लो आते हैं। इनका मानना है कि बिहेवियर को एनवायरनमेंट और रिवॉर्ड पनिशमेंट से बदला जा सकता है। तो जो बेंडूरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग वाली, इससे पहले लोग ऐसा ही मानते थे कि बिहेवियर से चीज़ों को बदला जा सकता है, जैसे कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर चीज़ों को हम बदल सकते हैं बच्चे के अंदर, तो ऐसा नहीं था। तो सोशली बच्चा भी सीख सकता है, ठीक है। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो सेगमेंट फ्रूड ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी के 5 विकास की स्टेजेस दी थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज ड्यू टू, तो प्लेट्यू जो है लर्निंग कॉज में लर्निंग कर्व जो है किस वजह से होता है, तो फटीक की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें समझ लेते हैं कि फटीग जो है, फटीग क्या होता है, थकान। अभी समझते तो हैं कि फटीग क्या है, थकान है। तो लर्निंग कर्व में प्लेट्यू पठार, या फिर आप समझते हैं प्लेट्यू पठार होता है, तो स्टेज को कहते हैं जहाँ सीखने की स्पीड रुक जाती है। तो फटीग यहाँ पर कहने का, यहाँ पर लर्निंग कर्व जो है प्लेट्यू जो है, इसमें होता क्या है कि जब बच्चे की लर्निंग की स्पीड रुक जाती है या कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता है, तो हम इसी को फटीग बोलते हैं, या कहते हैं बोर्डम बोलते हैं। बोर्डम जैसे मतलब बच्चा कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, उसे कुछ मन नहीं करता और आगे बढ़ने का, या एक ही तरह के काम से वो बोर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था यहाँ पर मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप ये समझते हैं एक ही पॉजिटिव फोर्स है जो लर्निंग को बढ़ाता है। अगर मोटिवेशन होगा तो प्लेट्यू जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन होगा तो ये प्लेट्यू जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी 2 पॉइंट जो बचे उनको भी और समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट होने से बच्चा लगातार सीखता है
और जिससे प्लेट्यू बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसमें प्लेट्यू नहीं बनता है। मैचुरेशन में जैसे परिपक्वता आ जाती है अगर हमारे अंदर, यह एक नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ है। उम्र के साथ ही मैचुरेशन आने लगता है सीखने में, और सीखने की क्षमता और अच्छी हो जाती है बच्चों के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर। अच्छा, मिरर ड्राइंग टेस्ट क्यों यूज किया जाता है? तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। और इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है? तो इसे कहते हैं अधिगम अंतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मीनिंग यह है अधिगम अंतरण। तो करेक्ट इसका मीनिंग हो गया, हमने देख लिया आंसर इसका। अब इस टेस्ट में मिरर में देखकर एक स्टार की शेप को ट्रेस करना होता है। मिरर में देखकर ये टेस्ट साइकोलॉजी में देखने के लिए किया जाता है कि एक हाथ से सीखा सीखा हुआ काम दूसरे हाथ में कैसे ट्रांसफर होता है। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये। ठीक है। अब क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी रचनात्मकता, नए और क्रिएटिव आइडिया सोचना। इसके लिए टॉरेंस टेस्ट जैसे अलग टेस्ट होते हैं, मिरर ड्राइंग नहीं। ठीक है, मिरर ड्राइंग इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन सा आएगा? टॉरेंस टेस्ट आएगा। क्रिएटिविटी जब आएगा तो उसमें उससे रिलेट करेगा टॉरेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको आप समझते हुए चलिए इन सब चीज़ों को। अब इंटरेस्ट, किसी काम में बच्चे का कितना मन लगता है इसको चेक करने के लिए इंटरेस्ट इन्वेंटरीज का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट का यूज़ कब जब इंटरेस्ट इन्वेंटरीज का यूज़ कब होता है? जब बच्चों को इंटरेस्ट को चेक करने के लिए होता है। रेट ऑफ लर्निंग, बच्चा कितनी तेज़ी से सीख रहा है। हालांकि इस टेस्ट में स्पीड मेजर होती है, पर इसका मेन साइकोलॉजिकल पर्पस जो है लर्निंग ट्रांसफ़र चेक करना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर, और मैंने चारों ऑप्शन भी समझा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एंड तक पूरी वीडियो देखिए। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। और जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ होता है? तो आप देखेंगे क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अब ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो सारे ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, और पर्सनैलिटी इसका मेजर क्यों है क्लाउड टेस्ट का वो भी देख लेते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है, विलियम स्टर्न ने ये टेस्ट बनाया था। ये किसने बनाया था? विलियम स्टर्न ने ये टेस्ट बनाया था। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें बच्चों को बादल की धुंधली शेप दिखाकर पूछा जाता है कि उन्हें क्या दिख रहा है, और उनके आंसर से उनकी पर्सनैलिटी और हिडन थॉट्स को पता चलता है। जैसे कि हम लोग बचपन में नहीं देखकर आसमान में देखकर देखते थे, तो कहते थे अरे वो देख क्या दिख रहा है, तुझे क्या इमेज दिख रही है। अपने भाई बहन से दूसरे से पूछते थे तुझे क्या इमेज दिख रही है, तो अब सबको अलग अलग तरीके की इमेज दिखती थी। तो ये वो भी टेस्ट इसी तरीके का है। तो पर्सनैलिटी को चेक करने का टेस्ट है, और किसने बनाया था? विलियम स्टर्न ने बनाया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट को देखते हैं इसका ऑप्शन। और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं अभिक्षमता, किसी स्पेसिफिक फील्ड में सीखने की कैपेसिटी। तो अभिक्षमता या एप्टीट्यूड क्या है? किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में कोई चीज़ सीखने की क्षमता या कैपेसिटी। जैसे मैथ्स या म्यूजिक एप्टीट्यूड, जैसे बच्चे के अंदर मैथ्स या म्यूजिक सीखने की जो क्षमता होती है, इसका DAT जैसे टेस्ट से मापा जाता है। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट हो गया पर्सनैलिटी के लिए, और DAT टेस्ट हो गया एप्टीट्यूड के लिए। और बाकी दो ऑप्शन को और हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, इंटरेस्ट बच्चे की पसंद और नापसंद का पता लगाने के लिए होता है ये। और इसमें जो है ब्लैंक या क्वेश्चनरीज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंटेलिजेंस या बुद्धि, दिमाग क्षमता और रीजनिंग पावर। इसके लिए बाइनेट या बैचलर के IQ टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए इंटेलिजेंस के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 5 ईयर ओल्ड मोहन जो है उसकी मेंटल एज है 8। ठीक है, तो उसका IQ कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर भी दिखाता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, मैं आपको फॉर्मूले से बिल्कुल अभी समझा कर दिखाऊंगा कि 5 ईयर का जो बच्चा है उसकी मेंटल एज 8 ईयर है। उसकी मेंटल एज अगर 8 ईयर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जैसे उसकी मेंटल एज कितनी थी बच्चे की? 8 ईयर्स थी, और क्रॉनिकल एज है उसकी
5 साल है। तो हमने फॉर्मूले में रखा, कैलकुलेट किया तो 8/5 इंटू 100 कर दिया और तो ये हो जाएगा 160। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 160, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि इसका आंसर क्या था 160 था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये फॉर्मूला जो है ना कहीं नोट कर लीजिएगा जहाँ पे अभी अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं आप लोग। तो आई क्यू इजिकल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और एक, हाँ, ये इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोग ये टेबल का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग ये देख लेंगे यहाँ पर कि आई क्यू रेंज दे रखी है और यहाँ पर आई क्यू क्लासिफिकेशन जो दे रखा है। तो इसमें जो है 145 से 60 तक के जो बच्चे होते हैं आई क्यू वाले, तो वेरी गिफ्टेड या हाईली एडवांस होते हैं। 130 से 144 वाले जो होंगे वो गिफ्टेड और वेरी एडवांस होंगे। उससे कम 120 से 129 वाले सुपीरियर, या 110 से लेकर 119 वाले हाई एवरेज। बाकी सारे जो ये दे रखे हैं आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच आई क्यू रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल आई क्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनका आई क्यू किस रेंज में आता है। ठीक है, तो उनका आई क्यू किस रेंज में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, तो क्यों है, तो करेक्ट इसका आपने, मैंने वो टेबल भी दे रखा था पीछे। तो इस रेंज के बच्चे मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं। इन्हें ट्रेनेबल या फिर प्रशिक्षण योग्य कहते हैं, क्योंकि इनको पढ़ाया तो नहीं जा सकता पर रोज़मर्रा के काम जैसे जैसे कि कपड़े पहनाना, साफ सफाई वगैरह, जैसे खाना खाना और सिखाया जा सकता है। पर इनको जो है आप ट्रेनेबल तो कर सकते हैं, पर पढ़ाया नहीं जा सकता है इनको। अब 50 से 69 वाले जो हैं इस रेंज के बच्चे एडुकेबल होते हैं, मतलब शिक्षण योग्य होते हैं, मतलब उनको शिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, ये बच्चे बेसिक मैथ और प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई सीख सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, बाकी 2 ऑप्शंस को और देख लेते हैं। तो 35 और 35 से नीचे वाले ये सीवियर प्रोफाउंड लेवल होता है, जहाँ बच्चा पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड होता है। 70-79 वाला जो होता है बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस कहते हैं इसे, जो नॉर्मल से थोड़ा कम होता है पर थोड़ी मदद से काम चला लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोशेस इंक ब्लड टेस्ट इज यूज टू मेजर। अब रोशेस इंक ब्लड टेस्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रोटेस ब्लड टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th वाला ऑप्शन, पर्सनैलिटी। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं, इनको देख लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या देखा, रोशर ब्लॉक टेस्ट हो गया इसमें। ठीक, बोल्ड टेस्ट हो गया। हरमन रोशक ने ये प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाया था, जिसमें इंक के 10 धब्बे दिखाए जाते हैं। उन धब्बों को देखकर व्यक्ति जो बातें बताता है उससे उसको अनकॉन्शियस माइंड और पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरा जो है कि इस टेस्ट, जो इंटरेस्ट वाला टेस्ट है, इससे पसंद या नापसंद का कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, तो मतलब जो भी टेस्ट हमने देखा उसमें इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और इंटेलिजेंस का भी, आईक्यू इंटेलिजेंस जो आईक्यू टेस्ट से हम लोग मेजर करते हैं, और एप्टीट्यूड जो है फ्यूचर पोटेंशियल को चेक करने के लिए होता है, ना कि इस इंक ब्लड टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। तो कौन सा जो है फॉरगेटिंग का कॉज नहीं हो सकता है, तो फॉरगेटिंग का कॉज कौन सा नहीं हो सकता, डिज़ायर टू रिमेंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, डिज़ायर टू रिमेंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, इसके ऑप्शंस को। ऐसा क्यों होगा, डिज़ायर टू रिमेंबर मतलब याद रखने की इच्छा अगर होगी बच्चे के अंदर, तो अगर आप किसी चीज़ को दिल से याद रखना चाहते हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा और आप उसे नहीं भूलेंगे। इसलिए यह भूलने का कारण नहीं है, बल्कि याद रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का कॉज नॉट जो नहीं था वो था डिज़ायर टू रिमेंबर। ठीक है, बाकी सारे इसके होंगे। चलिए हम अब सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि द साइंस विच डील विद कलेक्टिंग और क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग या कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड। तो हम लोग देखेंगे जो अगर इस तरीके के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग, रिप्रेजेंटिंग और कंपेयरिंग और इंटरप्रेटिंग जिसमें होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है,
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग, सीधा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पर हम लोग को ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं ऑप्शन हम लोगों को, रेवंस टेस्ट, 16 पीएफ और ड्रॉ, मैन टेस्ट और टीएटी। तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप लोगों को दे रखे हैं। तो अब ये जो है, अभी इनको मैं एक एक करके ऑप्शन भी इनके आप लोगों को समझाऊंगा, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेवन टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं अगर ऐसा है क्यों। तो रेवन टेस्ट जो है वो रेवन टेस्ट प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। एक ऐसा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। बाकी इन तीनों टेस्ट पर्सनैलिटी के लिए हैं। बाकी जो टेस्ट हैं 16 पीएफ आप देख भी रहे हो यहाँ पर, पर्सनैलिटी से ये लिए पी से जो है पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। तो रेमंड कैटल द्वारा बनाया गया था ये, और सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है जो 16 ट्रेड्स को मापता है, ठीक है। तो रेवन टेस्ट जो है एक सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट है, बाकी सारे ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। देखिए तो ये अभी इसमें देखिए सीडीबी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका आप निकाल लेंगे, कैसे करते हैं इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए जब भी हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर्स हैं ये, तो जब देखेंगे कि इवन नंबर्स होंगे तो मीडियन कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है। n/2 प्लस 1। तो ये n/2 प्लस 1 आप लोगों ने यहाँ पर रखा इस फॉर्मूले में। ये जो है ना यहाँ पर n/2 प्लस 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, इसका ये जो क्या है, इसका कहने का मतलब मेरा आप ये समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि n जो है नंबर्स हैं। अब यहाँ पर नंबर्स मैंने टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। तो मैं यहाँ पर जो है n/2 करूँगा तो कितना आएगा, तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का मैं सम कर दूंगा। तो थर्ड नंबर है हमारा 9 और फोर्थ नंबर है हमारा 10। तो इन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 से। तो जब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा जाएगा तो कितना आंसर आएगा बताइए। 9 प्लस 10 हो गया 19, 19 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जा 18, और पॉइंट लगाया और बचा यहाँ पे 1, तो 9.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 9.5 इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन है, हु वाज propounded द थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो थ्योरी ऑफ इनसाइट किसने propound की थी, तो थ्योरी ऑफ इनसाइट जो है हमारी propound की थी गैसाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने की थी, ठीक है। गैसाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको propound किया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। गैसाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है आपके, इसका तो सही आंसर हो गया, और वो इनका पूरा नाम है ये कि वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, जो कि एक गैसॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने चिंपैंजी, जिनका इसका नाम जो था सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ठीक है। और ये थ्योरी इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी थ्योरी दी थी। इनका मानना है कि सीखना धीरे धीरे नहीं, बल्कि दिमाग में अचानक सडन इंसाइट आता है जो उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हाइगैरिटी जो हैं ये कॉग्निटिव साइंस और स्पेशल थिंकिंग से जुड़े हैं, ठीक। इनसाइट थ्योरी से नहीं जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हैं, स्पेशल थिंकिंग से जुड़े हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2D या 3D। अभी हम लोग जो इनसाइट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो हाइगर्ड की जो है ये स्पेशल थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो स्पेशल थिंकिंग है क्या, 2D या 3D वस्तुओं को अपने मन में कल्पना करने और घुमाने की क्षमता। जैसे आप अपने दिमाग में सोच लो कोई भी चीज़, कि जैसे अर्थ जो है रोटेट करती है तो किस तरीके से, या कोई भी चीज़ आपने दिमाग में 2D या 3D मॉडल अपने माइंड में ही सोच सकते हैं। तो अगर ऐसी एबिलिटी तो इसी को स्पेशल थिंकिंग बोलते हैं। और जैसे कि आपने सोच लिया कि ये पेपर फोल्डिंग वाली जो ट्रिक होती है, तो वो पेपर फोल्डिंग किस तरीके से होगी, और मैंने अगर उसमें कट लगाया तो उसमें कैसी शेप बनकर आएगी। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप दिमाग में ही इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसी को हम लोग स्पेशल थिंकिंग बोलते हैं। बाकी स्कैनर जो थे उन्होंने वो इन्होंने जो ऑपरेशन कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जो है थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर थ्योरी जो है इसको दिया था, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द मैकडोगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो मैकडोगल के अकॉर्डिंग जो है हर इंस्टिंक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है,
हर इंस्टिंक्ट जो है इमोशन से जुड़ा होता है, हर इंस्टिंक्ट जो है इमोशन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हर इंस्टिंक्ट जो है इमोशन से जुड़ा होता है, तो ऐसा विलियम मैकडोगल ने बताया था कि इंसान के पास 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक। और हर एक इंस्टिंक्ट एक इमोशन से जुड़ा होता है, जैसे कॉम्बैट लड़ने का इंस्टिंक्ट एक इमोशन या किससे जुड़ा हुआ है, एंगर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे सेंसेशन आँख कान नाक से जब हम किसी चीज़ को पहली बार महसूस करते हैं तो वो सेंसेशन हो गया। थिंकिंग दिमाग में किसी प्रॉब्लम को लेकर विचार करना, वो थिंकिंग हो गई। और कॉग्निशन दिमाग को वह सभी एक्टिविटी जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी या परसेप्शन, या सब इसी का पार्ट है कॉग्निशन का, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15th क्वेश्चन है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। अच्छा, तो पास्ट एक्सपीरियंस पे जो हम लोग मीनिंग अगर दें सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो हम लोग एक मीनिंग दे सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, हम परसेप्शन, जो हम लोग परसेप्शन से ही अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस से ही इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा परसेप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। तो परसेप्शन क्या है, सेंसेशन का मतलब होता है सिर्फ एक चीज को सेंसरी ऑर्गन से महसूस करना, ठीक है। आप सेंसेशन से क्या समझते हैं कि सेंसरी ऑर्गन से हम इन सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग उस आवाज़ को पहचान लेता है और उसके एक मीनिंग को देता है, जैसे ये मेरा फ़ोन, जैसे हम इंसान समझ जाता है, जैसे आपके फ़ोन की रिंगटोन बजती है, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि मेरा फ़ोन की रिंगटोन बज रही है, ठीक है। तो अब आपको ये परसेप्शन, इसी को हम परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन जो है किसी काम को करने का अंदरूनी जोश, वो इसी को क्या हम बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। अब इमेजिनेशन को आप समझते हैं किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में ही मतलब एक इमेजिन कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। सेंसेशन ये सिर्फ शुरुआती स्टेप है, बिना किसी मीनिंग या इंटरप्रिटेशन के जो होता है सेंसेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 16 क्वेश्चन, हु वाज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। अच्छा, बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपने आपके जो है साइरल बर्ट ने दिया था, ठीक है। जो एजुकेशनल कॉन्सेंट वाला जो बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, साइरल बर्ट ने दिया था। तो देख लेते हैं, साइरल बर्ट जो है सबसे पहले एजुकेशन कॉन्सेप्ट ईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे बच्चे की पढ़ाई में तरक्की को उसकी एज के साथ मापा जाता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का आईक्यू कितना है, ठीक है, आईक्यू नहीं, सॉरी, एजुकेशनल क्वेश्चन ईक्यू कितना है। अब जो बर्टन हॉल जो होता है, इनका एजुकेशन मेजरमेंट से ऐसा कोई बड़ा फार्मूला इन्होंने नहीं दिया था। स्कॉनल जो है इनका स्पेलिंग और रीडिंग टेस्ट से रिलेशन है ना। और गॉर्डन जो है ये साइकोलॉजिकल स्टडीज से जुड़े हुए हैं और साइकोमेट्रिक के फॉर्मूले से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। अच्छा, गुड टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम लोग वो जान लेते हैं। तो एप्टीट्यूड जो होगा एक जो है गुड टेस्ट है किसका, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड से हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड बच्चे के अंदर की क्षमता होती है जिसे टेस्ट मेजर करता है, ये किसी टेस्ट की अपनी क्वालिटी नहीं है, इसके लिए ये ऑड ऑप्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें एग्जामिनर बदलने पर भी मार्क्स ना बदलें, ठीक है, आप एग्जामिनर तो बदलने पर मार्क्स नहीं बदले। वैलिडिटी टेस्ट जिस चीज़ को मापने के लिए बनाए हैं उसे ही सही से मापें, जैसे मैथ टेस्ट सिर्फ मैथ चेक करें, इंग्लिश नहीं। आगे देखें, और दूसरा रिलायबिलिटी, अगर एक ही टेस्ट बच्चों को बार बार दिया जाए तो वो हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही आएगा, तो इसलिए हम लोग चेंजेस करते रहते हैं इसमें। तो एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें कौन सा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस की थ्योरी कौन सी नहीं है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस की थ्योरी कौन सी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे रिग्रेशन थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है, तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है।
तो क्यों नहीं है? तो रिग्रेशन की थ्योरी फिर किससे रिलेटेड है? तो रिग्रेशन जो है स्टैटिक्स और जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। यह है बुद्धि का कोई सिद्धांत नहीं है, बाकी मतलब इंटेलिजेंस का कोई सिद्धांत नहीं है ये। टू फैक्टर थ्योरी जो है ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। उन्होंने बताया कि बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं। किसने दी थी टू फैक्टर थ्योरी? किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। ऐसी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। मतलब थॉर्नडाइक जो इनकी थ्योरी हम लोग अक्सर देखने को मिलती है हमें। तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है ए एल्फ्रेड बायनेट ने दी थी। उन्होंने माना कि बुद्धि एक सिंगल होलिस्टिक यूनिट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड? अब इसमें से डक्टलेस ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सिलेबरी ग्लैंड है। बाकी प्यूटिटरी, थायराइड और एड्रेनलिन जो है वो आपके कैसे हैं? डक्ट वाले ग्लैंड है। अब सिलेबरी ग्लैंड जो है डक्ट से जुड़ा होता है, जो कि हमें सलाइवा प्रोड्यूस करता है हमारे मुंह के अंदर। ठीक है। और पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड है डायरेक्ट ये हमारे ब्लड में हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं आप इनको मैंने समझा दिया, अब क्या समझाऊं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो, कौन सी है सेकंड स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? मैंने ये पूरा सब पढ़ा रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट की, मैंने आपको थ्योरी पूरी करा दी है। मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। चाइल्ड जो CDP की जो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कराया है उसमें। ठीक है, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो 28th क्वेश्चन का इसका जो है सेकंड स्टेज कौन सी है डेवलपमेंट थ्योरी की, आप लोग अगर नहीं पता है तो ठीक है मेरे चैनल पर देख लेना जाकर। और इसमें प्री ऑपरेशनल जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सही। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो प्री ऑपरेशनल जो है इसका सही आंसर जीन पियाजे की थ्योरी क्या है? सेकंड स्टेज है, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। इसमें बच्चा सिम्बल्स को समझने लगता है, पर उसकी थिंकिंग में लॉजिक नहीं होता है। ईगो सेंट्रिज्म होता है इसके अंदर। फॉर्मल ऑपरेशन जो है फोर्थ स्टेज है, जिसमें 11 साल से ऊपर की स्टेज है ये, जहाँ बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक्स लगाने लगता है। ठीक है। और थर्ड जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो है थर्ड स्टेज थी, और फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर थी। तो थर्ड स्टेज जो है वो 7 से 11 साल तक के बच्चे के लिए है। इसमें वो रखी चीज़ों पर लॉजिक लगाता है, बच्चे के सामने जो चीज़ रखी होती है उनको लॉजिक से समझता है। सेंसरी मोटर में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज है जो 0 से लेकर 2 साल तक के बीच में, जहाँ बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है। ठीक है, अपने सेंसेशन से सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाइंड। तो हम यहाँ पे देख द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट की कौन से हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि और सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इट इज़ इनवॉल्व नेचुरल हैं। ठीक है, तो हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रहे हैं बेसिक इंस्टिंक्ट से कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें मिले। ठीक, और इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ऐसा क्यों है तो वो देख लेते हैं। और अगले बेसिक इंस्टिंक्ट जो है जैसे भूख लगना, डर लगना, बचाव करना, तो बायोलॉजिकल ड्राइव है जो सभी जीवों में होता है। ठीक है, तो बेसिक इंस्टिंक्ट जो है सभी जीवों में होता है और सभी जीवों में पाया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। ओनली कैट्स एंड डैट्स, तो ये ऐसा होता है ना, तो सिर्फ बिल्ली और चूहों तक की सीमित नहीं है, बाकी सभी जानवरों में है ये। तो ओनली आर्टिस्ट क्या ओनली आर्टिस्ट में, ओनली ह्यूमंस में नहीं, तो ऑल ऑर्गेनिज्म में था। तो इसका आंसर क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म में था बेसिक इंस्टिंक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एज, जिसमें 14 से लेकर 14 साल तक की एज के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई। तो एक ऐसा किस में दिया है? आर्टिकल 21 में दे रखा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये 21 आर्टिकल? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को ठीक है पा सकें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्रिस्टिमर क्रेस्टिमर हैज़ क्लासिफाइड द पर्सन इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स। तो क्रेस्टिमर ने कैसे क्लासीफाई किया था पर्सन को इन मेन टाइप्स में, तो वो देख लेते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का इसका आंसर हो जाएगा, देखो पिकनिक, एथलेटिक्स और एस्थेनिक यहाँ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज कैसे है तो वो देख लेते हैं। तो अर्नस्ट कैस्टिमन ने इंसान के शरीर के बनावट के बेसिस पर पर्सनैलिटी को इन सभी टाइप्स में डिवाइड किया था। तो पाइकनिक तो गोल का है, या छोटे और मोटे शरीर वाले लोग जो हमेशा खुश मिजाज और सोशल होते हैं। और एथलेटिक में मस्कुलर मजबूत शरीर वाले जो एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं। और एस्थेनिक में दुबले पतले और लंबे शरीर वाले जो थोड़े शांत और इंट्रोवर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ टीईटी को, ये जो टेट होता है आपका, तो इसको मतलब क्या पर्पस है इसका, क्यों इसको लिया जाता है, क्या मेजर करने के लिए लिया जाता है। तो इसमें आप लोगों का बच्चों का जो है 24th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24 का है वन आंसर। तो टेट हमें किस पर्पज से लिया जाता है, वो एप्टीट्यूड चेक करने के लिए आपका लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंसोलिडेशन थ्योरी जो है हमारी, वो क्या चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। तो कंसोलिडेशन थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है मेमोरी को। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हम इसे। तो मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी ये बताती है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो शुरू में जैसे अनस्टेबल रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है हमारी। ठीक है, धीरे धीरे ब्रेन उसे पक्का पक्का कर देता है या परमानेंट कर देता है और इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन जो है काम करने का जो ये, जिसे मैस्लो या ड्राइव थ्योरी भी बताते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो 26 वाले क्वेश्चन में क्या है, विच इज़ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसके लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो हैं सारे ही होंगे, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, तीनों ही होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ आई क्यू। अभी मैंने आप लोगों को समझाया। तो MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर है थर्ड वाला। ठीक, इसका आंसर क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को किसने डिस्क्राइब किया था, तो किया था ये आपके डीवे ने। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे थोड़ा एक बार इसे देख लेते हैं, डीवे ने क्या दिए थे। तो रिफ्लेक्टिव थ्योरी वाली जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, डीवे ने दिया था। तो फेमस एजुकेशनल फिलोसफर हैं डीवे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे के सभी पक्षों पर गहराई से सोचते हैं तो उसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और वुडवर्थ ने जो है, इन्होंने साइकोलॉजी में SOR का कॉन्सेप्ट दिया था। SOR क्या है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। और रॉस ने जो है, इन्होंने इमोशन और लर्निंग के टाइप्स पर काम किया था, पर इस थिंकिंग पर नहीं किया था फिलहाल। ड्रीवर जो थे, इन्होंने जो है डेफिनेशन और डिक्शनरीज लिखने में बड़ा योगदान दिया है। आगे चलते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेबल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में कौन सा नहीं आता है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो आप देखेंगे इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इंक्लूड नहीं है इंडक्टिव रीजनिंग में। आगे देखते हैं हम लोग। इमेजिनेशन जो है इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल बेस्ड प्रोसेस है जहां हम एग्जाम्पल रूल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं, रूल की तरफ जाते हैं। इमेजिनेशन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, साइंटिफिक स्टेप नहीं है। ठीक है, जनरलाइजेशन में क्या होता है कि इंडक्टिव का आखिर स्टेप जहां हम एग्जाम्पल देखकर एक आम नियम रूल बना लेते हैं, होता है कि रूल बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, आप बनाए नियमों को टेस्ट करके चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले स्टेप क्या है, जहां हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स को ध्यान से देखते हैं, वो होता है ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज। तो मतलब किसी चीज़ को रिटेंशन करना या फिर उसे रिकॉल करने में जो फेलियर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरगेटिंग, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरगेटिंग, मतलब भूल जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।